नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। सबसे मजबूत साप्ताहिक लाभ दर्ज करने के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट सोमवार को शुरुआती एशियन ट्रेड के दौरान बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। बिटकॉइन 0.05% की बढ़त के साथ $30,523 के स्तर पर दिखाई दिया। इथेरियम 1.24% की बढ़त के साथ $1,896 पर दिखाई दिया। पिछले हफ्ते BTC की कीमत में 15% की बढ़ोतरी हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक साल में $31,300 के स्तर पर पहुंच गई, जबकि इसने ज्यादातर VDAs में उछाल का नेतृत्व किया, जो मार्च के बाद से अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ गए। ईथर भी इसका अनुसरण कर रहा है और अभी भी साल के लिए एक हानि वाला महीना दर्ज करना बाकी है। कीमत किस कारण बढ़ी है? क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मुकदमों में मेंशन डिजिटल एसेट की लिस्ट से बिटकॉइन और ईथर को बाहर करना। इसके बाद ब्लैक रॉक, इन्वेस्को और विजडम ट्री स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग शामिल है। इसके अलावा बढ़ते जॉबलेस क्लेम्स एक संकेत हैं कि US सेंट्रल बैंक की हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को धीमा कर रही है और इनकरेजिंग भी रही है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.55% बढ़कर $1.19 ट्रिलियन तक पहुंच गई। इसी अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 3.47% बढ़कर $31.93 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.85 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $28.44 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर की वॉल्यूम का क्रमश 12.05% और 89.06% को रिप्रेजेंट करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.89% है और इसमें दिन भर में 0.22% की कमी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर मामूली रूप से 0.04% बढ़कर 40,286 पर है। दूसरी ओर क्रिप्टो मार्केट्स SEC और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच कानूनी लड़ाई पर फोकस रहेगा। पिछले शुक्रवार को कॉइनबेस को US सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक्सचेंज के यूजर्स में से दायर मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कॉइनबेस लोअर कोर्ट रूलिंग की अपील का बचाव नहीं करता। शुक्रवार की पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट को छोड़कर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा लाइट होगा। टेक दिग्गज मार्क जकरबर्ग और सैम ऑल्टमैन ने यूरोपियन कमीशन थेरी ब्रिटन के साथ चर्चा के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सरकारी निगरानी के लिए समर्थन व्यक्त किया है। वे यूरोपियन यूनियन के रिस्क बेस्ड अप्रोच और वाटर मार्किंग जैसे उपायों पर सहमत हुए, जिन पर वर्तमान में फाइनल नेगोशिएशंस चल रही हैं। ओपन AI के CEO ऑल्टमैन ने AI को गंभीरता से लेने में यूरोपियन इंस्टीट्यूशन की फोरसाइट के लिए आभार व्यक्त करते हुए यूरोपियन यूनियन के AI समझौते का समर्थन किया। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स के प्रेसिडेंट निक क्लेग AI पैक्ट के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी में खुले AI वर्क और कोलैबोरेशन के महत्व पर जोर देते हैं। एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ब्रिटेन ने मेटा को विजिट किया और पाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम यूरोप के स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेशन रूल्स को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मेटा अगले महीने एक स्ट्रेस टेस्ट के लिए प्रस्तुत होगा। ब्रिटेन ने ट्विटर से अगस्त की डेडलाइन से पहले AI के EU रेगुलेशन के लिए सेंसिटिव कंटेंट को संबोधित करने के लिए अधिक रिसोर्सेज एलोकेट करने का आग्रह किया। ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर शंकर जिवाल ने शुक्रवार को वेपरी में कमिश्नर के ऑफिस के प्रीमाइसेस में चेन्नई स्टेट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया। प्रोजेक्ट के तहत ग्रेटर चेन्नई पुलिस लिमिट्स में 1750 की लोकेशंस पर 5250 CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं और इन सभी कैमरों से लाइव फीड की निगरानी इस सेंटर में की जाएगी। फर्स्ट फेज में 1336 लोकेशन पर लगे हुए 4008 CCTV कैमरास की फीड ICCC में देखी जाएगी। इसके अलावा CCTV कैमरा फीड्स को वेपरी में कमिश्नर के ऑफिस में हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे देखा जा सकता है। इसकी निगरानी ICCC पर्सनल करेगी। कमिश्नर ने नेटवर्क में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की घोषणा की, जो स्नैचिंग, हैरेसमेंट और व्हीकल थेफ्ट जैसे अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के लिए एनालिटिक्स फीचर और अलर्ट प्रोवाइड करती है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कैमरा फीड को एनालाइज करके और SOS इशारों के मामले में भी उचित कार्रवाई के लिए ICCC को सचेत करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वीडियो फीड को डेटा सेंटर में स्टोर किया जाएगा और डेटा रिकवरी सेंटर में रेप्लिकेट किया जाएगा, जिसमें 6 जॉइंट कमिश्नर्स और 12 डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर्स के ऑफिस में लाइव निगरानी उपलब्ध होगी।
इन्फोसिस ने अपने स्प्रिंग बोर्ड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक फ्री AI सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लर्नर्स को करियर बनाने और सही नौकरी के लिए स्किल सेट विकसित करने में मदद करना है। प्रोग्राम में AI और जनरेटिव AI पर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, साथ ही जनरेटिव AI के प्रभाव पर एक मास्टर क्लास शामिल है। इन्फोसिस के AI फर्स्ट स्पेशलिस्ट और डेटा स्ट्रैटेजिस्ट करिकुलम को आकार देंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि लर्नर्स के पास भविष्य के लिए तैयार स्किल सेट हो। इन्फोसिस अपने इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI और जनरेटिव AI स्किल्स में सर्टिफिकेशन ऑफर करेगी। प्रोग्राम में डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, साथ ही AI और उसके प्रभाव पर एक मास्टर क्लास शामिल है। इसके साथ साथ इन्फोसिस सिटीजन डेटा साइंस पर एक कस्टमाइज्ड कोर्स प्रदान करेगा, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस शामिल होगा। कोर्स की सक्सेसफुल कंप्लीशन से लर्नर्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्रॉक्स अपने जिपबिट्स चार्म्स के लिए एक नया मेटावर्स शॉपिंग अनुभव प्रदान करने के लिए एक्सपीरियंशियल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑब्सेस के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार कर रहा है। क्रॉक्स जिपबिट्स एक्सपीरियंस में ब्रांड का पहला 3D जिपबिट्स कस्टमाइजर शामिल है, जिसे ऑब्सेस ने कस्टमर्स को जिपबिट्स चार्म्स के साथ क्रॉक्स की अपनी कस्टम पेयर बनाने के लिए मिक्स एंड मैच टूल देने के लिए डिजाइन किया है, जिसे मेटावर्स स्टोर से सीधे खरीदा जा सकता है। स्टोर में 5 वर्चुअल डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से हर एक अलग प्रकार के जिपबिट्स असॉर्टमेंट के लिए थीम पर आधारित हैं, जैसे कि फूड और एनिमल्स के लिए लेटर्स। जिपबिट्स एक्सपीरियंस में एक आर्केड स्टाइल क्लॉ मशीन गेम भी शामिल है, जिसमें यूजर्स 1 सेंट फिजिकल जिपबिट्स जीतने के लिए वर्चुअल जिपबिट्स कलेक्ट कर सकते हैं। जिपबिट्स कस्टमाइजर में पुरुषों और महिलाओं के आकार में जिपबिट्स चार्म्स और क्लॉक्स की 3D रेप्लिकास शामिल हैं। कस्टमर्स अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का फिजिकल वर्जन खरीदने से पहले एक क्लॉक मॉडल में 26 अलग-अलग 3D चार्म्स जोड़ सकते हैं। एपिक गेम्स और लेगो रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा दी गई एक प्रस्तुति में फोर्टनाइट लेगो कोलैबोरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आई हैं। फोर्टनाइट के लिए प्रमुख कॉर्पोरेशन के साथ अनएक्सपेक्टेड लेकिन फैंटास्टिक कोलैबोरेशन कोई नई बात नहीं है। जब कुछ नया होराइजन पर होता है तो फैंस हमेशा डिटेल सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, खासकर जब से इसका मतलब आमतौर पर बैटल रॉयल गेम के लिए नया कंटेंट होता है। ऐसी अफवाह है कि फोर्टनाइट और लेगो एक क्रॉसओवर इवेंट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि गेम में इमेजिनेशन और बिल्डिंग पर लेगो का ध्यान स्पष्ट है। एपिक गेम्स के प्रेसिडेंट एडम सस्मैन और लेगो के ग्लोबल चीफ प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑफिसर जूलिया गोल्डन ने कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में कोलैबोरेशन की घोषणा की। पार्टनरशिप का उद्देश्य दोनों फ्रेंचाइजी में निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनरियल इंजन का उपयोग करके रियल वर्ल्ड लेगो क्रिएशन को फोर्टनाइट में लाना है। फोर्टनाइट लेगो कोलैबोरेशन बड़े पैमाने पर और दिलचस्प होने की उम्मीद है और अधिक डिटेल्स जल्द ही आएंगी। डोजकॉइन किलर के नाम से मशहूर शिबा इनू ने शिबेरियम इकोसिस्टम के भीतर नए फीचर्स की शुरुआत के कारण उछाल का अनुभव किया। ये अपग्रेड यूजर्स को अपने NFT को टैंजिबल एसेट से जोड़ने में सक्षम बनाएंगे, फिजिकल आइटम्स के स्वामित्व को ऑथेंटिकेट करने और स्थापित करने के लिए एक सिक्योर मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। शिबेरियम एक लेयर 2 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है जो मेटावर्स और NFT पर केंद्रित है, जो शिबा इनू इकोसिस्टम के टोकन शिब, बोन और लीश पर काम करता है। ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन गेमिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरटेनमेंट, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन और इंटरनेशनल गवर्नेंस शामिल होंगे। शिबेरियम शिपकैल्स पेश करेगा, जो कलेक्टिबल्स की ऑथेंटिकेशन, कलेक्टिबिलिटी और एस्थेटिक अपील को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम है। ये सिस्टम डिजिटल एसेट और रियल वर्ल्ड काउंटरपार्ट्स के बीच के गैप को ब्रिज करते हुए NFC चिप्स के माध्यम से फिजिकल आइटम्स को मान्य करेंगे। ये दृष्टिकोण eBay की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जैसा दिखता है, लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन का उपयोग करके इन हाउस आइटम क्रिएशन के साथ। FTX ट्रेडिंग लिमिटेड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नवंबर 2022 में एक महत्वपूर्ण झटके का सामना करना पड़ा, जब ये कोलैप्स हुआ और चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया गया। इंडस्ट्री की रिकवरी अभी भी जारी है, लेकिन CEO जॉन रे थर्ड के नेतृत्व में FTX डेटर ने स्ट्रगलिंग एक्सचेंज को रिवाइव करने की योजना की घोषणा की है। ब्लैक रॉक, रिपल और नैस्डैक सहित
कई प्रमुख एंटिटीज ने 363 सेल्स प्रोसेस के माध्यम से FTX 2.0 प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की है। 22 जून को डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट में हाल ही में दायर एक अदालत के अनुसार FTX के कंसल्टेंट अलावरेज एंड मार्शल ने 363 सेल्स पार्टीज की एक सूची का खुलासा किया। ये ऐसी एंटिटीज हैं जिन्होंने FTX 2.0 को फिर से शुरू करने के लिए एक पोर्शन या पूरे बिजनेस को हासिल करने में रुचि व्यक्त की है। एक्सचेंज के रीस्ट्रक्चरिंग और रीलॉन्च के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। FTX, NASDAQ, रिपल लैब्स, गैलेक्सी डिजिटल, ब्लैकरॉक, ट्राइब कैपिटल, रॉबिनहुड, NYDIG और OKCoin के अधिग्रहण में रुचि रखने वाली 363 सेल्स पार्टियों में संभावित बायर्स या इन्वेस्टर्स के रूप में पहचान की गई है। हालांकि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और अन्य पार्टियों को क्रिप्टो एक्सचेंज में रुचि हो सकती है। क्रिप्टो स्पेस की एक प्रमुख हस्ती SEC ने हाल ही में रिटेल बैंकिंग ग्रुप से संबंधित लगभग 47 मिलियन ईमेल को डिलीट करने के लिए सबसे बड़े अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन को निशाना बनाया है। इस घटना के लिए बैंक को SEC से $4 मिलियन का जुर्माना मिला, जिसमें बिजनेस रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करना शामिल था। क्रिप्टो स्पेस पर SEC की कार्रवाई के कारण इंडस्ट्री में शामिल कंपनियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई बढ़ गई है। SEC गाइडलाइंस के अनुसार JP मॉर्गन को ऐसे रिकॉर्ड्स को डिस्कार्ड करने से पहले कम से कम 3 साल तक रखना होगा। हालांकि 1 जनवरी से 23 अप्रैल 2018 तक के ईमेल 2019 में 8,700 ईमेल्स बॉक्स से हटा दिए गए थे। JP मॉर्गन ने ये भी कहते हुए किसी भी गलती काम से इनकार किया या स्वीकार नहीं किया कि ये घटना बाय चांस घटी। सिविल सेटलमेंट के बाद बैंक ने भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए अपनी खुद की ईमेल कोडिंग प्रोसीजर लागू करने का निर्णय लिया है। SEC और प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बीच चल रहे मुकदमे में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम ने रेगुलेटर्स पर अनएथिकल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए आक्रामक रूप अपनाया है। बाइनेंस ने रिपल के साथ हाथ मिलाया है, जो एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी कंपनी है जो वर्तमान में SEC के साथ कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है। अटॉर्नी और लीगल एक्सपर्ट जेम्स मर्फी, जिन्हें मेटालॉमन के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार बाइनेंस का हालिया प्रस्ताव मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक्सचेंज के अनुसार रेगुलेटर्स ने कोर्ट रूम के बाहर झूठे बयान देकर कोर्ट के नियमों को तोड़ा, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बाइनेंस US के कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाना और संभावित रूप से ज्यूरी पूल को प्रभावित करना था। SEC ने एक समझौते के बाद एक मिसलीडिंग प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कस्टमर एसेट के दुरुपयोग के संबंध में एक्सचेंज के प्रमुख चैनपिंग जाओ के खिलाफ इमरजेंसी रिलीफ और एलिगेशंस का दावा किया गया। बाइनेंस ने एक आरोप से इनकार किया और तर्क दिया कि SEC कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ठोस सबूत देने में विफल रहा। SEC के वर्तमान प्रभाग के पूर्व प्रमुख भी अनैतिक आचरण के आरोप पेश कर रहे हैं, जिससे SEC को झटका लग सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि SEC चल रहे रिपल केस के जैसे ही बाइनेंस के आरोपों का भी उतनी ही ताकत से जवाब देंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।